नमस्कार साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में जब जुगलबंदी होती है उस वक्त जो रस टपकता है मित्रों उस जुगलबंदी से, उसमें कितनी मिठास होती होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक गीत आपने कई बार सुना होगा और देश के लोगों ने तो हज़ारों बार सुना। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, पर मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। और जिस शख्स ने ये नज़्म लिखी थी उसके साथ जिसकी जुगलबंदी थी मित्रों, वो जुगलबंदी ने बहुत गुल खिलाए और वो चर्चा का विषय साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में बनी रही। ये जुगलबंदी थी उर्दू के प्रख्यात शायर, अपने समय के प्रख्यात शायर, चर्चित शायर सुदर्शन फाकिर और जगजीत सिंह के बीच। आज जगजीत सिंह का जन्मदिन है और जगजीत सिंह को भूलना, भले ही वो आखिरी सांस ले गए लेकिन भूल पाना नामुमकिन है। इतना कुछ दे गए हैं, इतनी समृद्ध एक विरासत हमारे नाम कर गए हैं, अपनी समकालीन पीढ़ी के नाम भी और आने वाली पीढ़ियों के नाम भी, कि उसको भुला पाना मुमकिन ही नहीं है। और ये नज़्म सुदर्शन फाकिर की थी, गाया था जगजीत ने, और दोनों के बीच में एक अहद भी था, एक आपसी एक पारस्परिक दोस्ती का एक अहद, एक संकल्प, आप ये कह सकते हैं कि आजकल की भाषा में MOU, कि दोनों के बीच में ये MOU, एक अंडरस्टैंडिंग ये बनी थी कि जो मैं लिखूँगा उसे सिर्फ जगजीत गाएगा और जगजीत ज़्यादातर वही चीज़ें गाएगा जिनको मैं मंजूरी दूंगा। अगर वो मेरे अलावा भी किसी को गाना चाहता है तो उसको मुझसे पूछ के मेरी इजाज़त उसको लेनी पड़ेगी। और ये जो तेवर थे इजाज़त देने के, इजाज़त लेने के, ये मोहब्बत के जो तेवर थे दोनों के बीच में बहुत गहरे थे मित्रों। संयोग है कि उन दिनों इन दोनों की दोस्ती का गवाह मैं था, क्योंकि ये 1964 की बात है। 1964 में जब जगजीत श्री गंगानगर, अपने होम टाउन, अपने गृह नगर श्री गंगानगर से जालंधर के लिए पढ़ने के लिए आया, तो उस समय मैं भी इत्तेफाकन वहाँ मिलाप अखबार में काम करता था और उसी वक्त सुदर्शन फाकिर, उसका ताल्लुक़ क्योंकि मेरे गृह नगर से था इसलिए हम लोग तीनों एक जोड़ी सी बन गई थी। और उस जुगलबंदी में मैं हमेशा मिसफिट रहता था, इसलिए कि दोनों कहते थे कि जब भी मैं जाता कमरे में सुदर्शन फाकिर के, तो दोनों एक शेर दोनों मिलकर पढ़ा करते थे कि जनाबे शेख को है मैं कदो सलाम करो, बुज़ुर्ग आए हैं कुछ तो इनका है एहतराम करो। अब ये मुझे नहीं पता कि शेर फाकिर का था या किसी शायर का था, लेकिन वो हमेशा मुझे ये ताना देकर शेर सुनाया करते थे कि तू पंडित, तुमने कभी दारू नहीं सूंघी, तू क्या अदब की बातें करेगा, बहरहाल तू आया है तो चल यारी दोस्ती की बातें हो जाएं। और मित्रों बहुत सारा वक्त उन दिनों में जो इंडियन कॉफ़ी हाउस में, वहाँ पे जालंधर के इंडियन कॉफ़ी हाउस में गुजरा, वो वाकई एक संपत्ति बन गया, एक संपदा बन गया स्मृतियों की। और वह वाकई विकास का एक चरम बिंदु था। जगजीत इसके बाद कभी भी वापस नहीं लौटा संगीत की दुनिया से। इतना लगातार निरंतर उसका विकास होता गया और उसकी जो ख्याति थी वो चारों तरफ फैलती गई। लेकिन मित्रों ख्याति की जो बुनियाद है उसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे याद है कि मेरा गृह नगर अबोहर और जगजीत का गृह नगर श्री गंगानगर, दोनों के बीच में 40 किलोमीटर का फासला है और हम लोग अक्सर वहाँ भी मिल लिया करते थे, क्योंकि जगजीत को सिर्फ गाने का शौक़ था और इसे तबला सीखने की जो थोड़ा सा जो तबले के मुताबिक अपनी गायन को दिशा देने की जो बात थी, वहाँ के एक पंडित ठाकुर दत्त थे वो और एक वैद्य शिवदयाल होते थे, इन दोनों ने मिलकर दी थी। और वैद्य शिवदयाल जी का बेटा जो पंडित मोहनलाल तबला वादक के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ, वो भी इसका जगजीत का गहरा दोस्त था। और मित्रों सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि जगजीत के घर वालों को ये बात कतई पसंद नहीं थी कि ये गाने की दुनिया में जाए। वो बड़ी नफरत करते थे कि गाना बजाना ये कोई काम है, ये भले घरों का काम नहीं है। ये पुराने संस्कारगत परिवार थे, तो उन्होंने इस बात की कोई तरजीह नहीं दी। जब इसने कहा कि मैं संगीत सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा नहीं, संगीत सीखेगा तो सिर्फ एक बात के लिए कि तू शब्द गाया करेगा,
शब्द गायन के लिए वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद अगर तुमने संगीत की दुनिया में कोई इधर उधर भटकने की कोशिश की तो हम तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। बहरहाल तबला सीखना था, संगीत सीखना था, गाना सीखना था, शास्त्रीय संगीत की कुछ उसका रियाज भी करना था। तो सब बातों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो अपने माँ बाप, अपने अभिभावकों, अपने संबंधियों, अपने बड़े बुजुर्गों की आंखों से दूर रहकर वो सीख सके। और वहाँ श्री गंगानगर में मित्रों एक मार्केट है, मार्केट के पीछे एक खोखा मार्केट है, और एक खोखे में विशेष रूप से लकड़ी का खोखा, आप समझते हैं खोखा एक लकड़ी का दुकानें होती थी, आपको मालूम है हर शहर में होते होंगे। तो एक खोखे में इसने हारमोनियम, एक तबला और ये दो चीज़ें रखी होती थी, और वहीं पर ही पंडित ठाकुर दत्त आकर उसको रियाज करवाया करते थे। और रियाज के दौरान उसने जितना आलाप को आरोह और अवरोह की धाराओं में बांधना सीख लिया। पंडित ठाकुर दत्त कहते हैं जो तेरा सलीका है सीखने का, तेरा रियाज का तरीका, ये एक साधना का तरीका मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि तू ऊंचाइयां छुएगा। पक्की बात है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो एक खोखे से ज़िंदगी जो एक संगीतकार के रूप में शुरू हुई, और उसके बाद पूरी मुंबई के जो फिल्मी जगत है, जिसे आप बॉलीवुड भी कहते हैं, उस पर छा गया जगजीत। और उसने जो आयाम छुए, जिन ऊंचाइयों को उसने छुआ, वे अद्भुत थे मित्रों। और मैं आपको थोड़ा सा और इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि घर वालों को जब ये पता चला कि जिस खोखे में सीखता है, उस खोखे में पान बीड़ी की दुकान दिन में चलती है, और शाम को पान बीड़ी की जगह पे बैठ के, तो उसके बाद इनके घर वालों को और भी इसकी पिटाई हुई। वो गुस्सा आया कि एक सिख परिवार से जो संबंध रखने वाला लड़का है, वो बीड़ी सिगरेट की दुकान के पीछे बैठ के संगीत सीखता है, ये तो बड़ी गलत बात है। और जब पिटाई हो चुकी, तो उसके बाद जब जगजीत ने बगावत के मूड में बचपन में कह दिया कि मैं तो सीखूंगा, मुझे आप जगह देते नहीं, घर में सीखने नहीं देते, तो बाद में बड़ी मुश्किल से कुछ बुज़ुर्गों की उनकी दखल से ये बात तय हुई कि अब जगजीत को अपने घर में ही संगीत सीखने की आज्ञा होगी। लेकिन ये है कि सार्वजनिक मंचों पर नहीं गाएगा तो सिर्फ गुरुद्वारे में जाएगा, और वहाँ पर अपना शब्द कीर्तन जो है वो किया करेगा। और ये लंबी कहानी है मित्रों, दास्तान। और उसके बाद जालंधर में भी प्रिंसिपल सूरज भान उन दिनों हुआ करते थे, और बड़े सख्त थे इस मामले में कि वो रूमानी गज़लों को या रूमानी नज़मों को गाकर पढ़ने की वहाँ मनाही वो रखते थे, उनके सामने नहीं गाई जाती थी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर जो यूथ फेस्टिवल होते थे, उसमें पार्टिसिपेशन, कॉलेज का प्रतिनिधित्व, कॉलेज की नुमाइंदगी जगजीत ही करते थे। और जगजीत हमेशा अपने साथ सुदर्शन फाकिर को ले जाते, और हर बार यूनिवर्सिटीज़ के यूथ फेस्टिवल में जगजीत का नाम चर्चा में आ जाता। जगजीत जो ही मंच पर चढ़ता, तब लोगों को लगता कि अब इसके बाद कोई भी और नहीं जम पाएगा, और ये पुरस्कार तो इसके खाते में दर्ज हो गया। दूसरे पुरस्कार के लिए कोशिश करते हैं, मुशक्कत करते हैं कि शायद हमारे मुकद्दर में भी हो। और मित्रों, बहुत सारी दिलचस्पी की बातें और भी हैं, लेकिन सब बातों को संजोना, समेटना बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद ज़िंदगी कुछ हादसों का शिकार भी हुई, और बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जिनको बर्दाश्त करना किसी भी सामान्य इंसान और विशेष रूप से संवेदनशील इंसान के लिए संभव नहीं होता। बेटे बेटी का बिछोह जो है वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, टूट चुका था अंतिम दिनों में। और उसके बाद जब इसने अंतिम सांस ली मित्रों, तो अंतिम सांस लेने के वक्त 17 वर्ष की उम्र थी शायद, इतनी, हाँ 17 वर्ष की उम्र में इसने अंतिम सांस ली थी। और उस वक्त ये बुलंदी पर था, लोकप्रियता की गायन की बुलंदी पर होते हुए भी ये शख्स जो है ये जीवन से बहुत बड़े समझौते नहीं कर पाया। और मुझे अब तक याद है कि फाकिर कहता था कि तू मुंबई में घर कहाँ से बनाएगा, तो इसका जवाब होता कि घर तो भाई तू ही बनवा सकता है, तू कुछ ऐसा लिखेगा जिससे कोई एकदम करामात होगी तो बात बन जाए, या को अल्लाह मियाँ
अगर मेहरबान हो या ईश्वर मेहरबान हो तब जाके बात बनती है। तब फ़ाकिर ने इसको एक 4 लाइनों का दोनों दोस्तों के बीच में न जाने किस सरूर में ये फ़ैसला हुआ कि हे राम के नाम से एक धुन जो है वो लिखी जाए और गाई जाए। उसका मूल स्वरूप, उसकी मूल जो स्क्रिप्ट थी, जो पटकथा थी, जो गीत की जो पंक्तियाँ थी, सुदर्शन फ़ाकिर ने लिखी और गाया जगजीत ने। और वो हे राम का जो गायन था वो इतना लोकप्रिय हुआ मित्रों कि उसी गायन के इतने रिकॉर्ड बिके, इतने एल्बम बिके कि जगजीत अपना फ्लैट वहाँ बना पाया और फ़ाकिर अपने लिए एक छोटा सा घर जो है जालंधर में बना पाया, एक ही गीत की बदौलत। इतना ज़्यादा लोकप्रियता का चरम उस गीत ने छुआ कि उस वो बुलंदी पे कई बार चीज़ें आती हैं तो उस वक्त अब जगजीत कहता कि ये मेरी आवाज़ का कमाल है कि तेरे अल्फाज का, तो उस वक्त कहते हैं कि ना तेरे अल्फाज का कमाल है, ना तेरी आवाज़ का कमाल है, ना मेरे अल्फाज का कमाल है। ये कमाल तो उसका है जिसको हमने याद किया और उसको तंग कर दिया, गा गा कर बार बार एक ही पंक्ति को दोहरा कर अलग अलग ढंग से उसको परेशान कर दिया। उसने कहा कि इन दोनों से जान छुड़ानी है, दोनों को इनके घर दे दो। और इस तरह से हमारे घर बस गए, लेकिन बसे भी क्या, धीरे धीरे उजड़ने की तरफ चल पड़े। फ़ाकिर भी ज़्यादा उम्र नहीं भोग पाया और जगजीत घर 70 साल तक जीता रहा, जूझता रहा ज़िंदगी से, लेकिन आखिर सांस लेनी थी, आखिरी सांस। और ये है कि अपने जीवन काल में उसने लता जी के साथ भी गाया और बहुत सारे अन्य जितने भी उस समय के पार्श्व गायक थे सबके साथ उसको गाने का अवसर मिला और उसने अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से स्थापित की। धन्यवाद।